अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट 8। यकीनन एक तारीखी फैसला सामने आया है। इसलिए तारीखी है क्योंकि 2 रोज में पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पहली मर्तबा ये सवाल हुआ है कि बैलेट जो है क्या वो ओपन होगा या वो हतमी तौर पे बैलेट जो है सीक्रेट बैलेट होगा। अभी हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का आज सुबह फैसला जो है वो अनाउंस किया गया है। उस फैसले पर आप देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें खुशियां मना रही हैं। हर एक इस फैसले की तारीफ कर रहा है, तारीफ तो कर रहा है लेकिन तशरीह सब मुख्तलिफ कर रहे हैं। फैसले में आखिर कहा क्या गया? मोटी मोटी बात यह है कि यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई करे। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इलेक्शन कमीशन से ताउन की पाबंद है। आर्टिकल 218(3) के तहत करप्शन रोकने के तमाम इकदाम करे। बैलेट पेपर्स की राजदारी ताहम हतमी नहीं है, जिस पर आला अदालत ने 1967 में नियाज अहमद केस का एक फैसला इसके हवाले से दिया था। इंतखाबी अमल को करप्ट अमल से तहफ़्फ़ुज़ फराहमी भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी हत्तल इम्कान करप्शन को खत्म करने के लिए। 2 फैसलों की तरफ इशारा किया है इस ऑर्डर में, इस ओपिनियन में। एक वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान के एक केस में जिसमें सबसे अहम फैसला वाज़ेह था कि करप्शन कैसे खत्म की जाए, और दूसरा जो अभी हमने जिक्र किया कि नियाज अहमद केस में फैसला दे चुकी है ये अदालत कि वाज़ेह रहे कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं है। तो नाज़रीन ये फैसला है, इसकी मोटी मोटी जो हमने शिकायत आपको सुनाई, और ये रेफरेंस था दायर किया गया प्रेसिडेंट की तरफ से। ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के अपनी राय दे के जो रेफरेंस है क्या ये कानून के हवाले से बदला जा सकता है तरीक़ाकार या आईनी तरमीम की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सो टू से हैज थ्रोन द बॉल इन द कोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, अपनी राय दी है। और यहाँ आके जो बात है वो अहम है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत कह रही है कि ये हतमी बात है और ये करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को, यानी कि तरीक़ाकार में हतमी नहीं, एक इस हद तक ये सीक्रेट है कि बताया नहीं जाएगा कि वोट कौन किसको दे रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इफ नीड भी वो बता सकता है। अगर कोई पार्टी लीडर पूछे जी मेरे बंदे ने किसको वोट दिया है, देयरफॉर वोटर्स को किसी को नहीं पता चलेगा कौन किसको वोट दे रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पता होगा। और उस पर कहा गया है कि बार कोड वगैरह इस्तेमाल करें। लेकिन इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अली जफर साहब। अब तो खैर सेनेटर इलेक्ट है, मुबारक हो अली आपको इनटू द सेनेट एंड बिफोर द कंट्रोवर्सी इज इरप्टेड। तो आपसे पूछेंगे कि आपकी पार्टी का क्या इस पे मौक़िफ़ है। अशतर औसाफ साहब नाज़रीन फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, PMLN के दौर में ये थे, और जस्टिस शाइख उस्मानी साहब हैं, इरफान कादिर साहब हैं हमारे साथ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अली आपसे शुरू करते हैं। आपकी पार्टी तो ये कह रही है कि जी इसमें हर सूरत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। देखें सुप्रीम कोर्ट ने मेरी नज़र में एक दरमियानी रास्ता निकाला। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो इलेक्शन हैं हुए सेनेट के तहत, जितने भी हुए और जो होने वाले हैं, वो सारे आइन के तहत होते हैं, और आइन में आर्टिकल 226 कहता है कि वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। यहाँ तक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके इलेक्शन जो हैं वो सीक्रेट बैलेट तक में ही होंगे, और इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत दी है कि आप ये इंश्योर करें कि वो सीक्रेट बैलेट के जरिए ही इलेक्शन किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी इंडिकेट किया है, ये भी बताया है इलेक्शन कमीशन को कि आपका काम है कि आप करप्शन फ्री इलेक्शन कराएं। करप्शन अगर जहां आपको नजर आती है उसको रोकने के लिए आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, और अगर आपको उस टेक्नोलॉजी, उस करप्शन को रोकने के लिए अगर आप समझते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसका आपके पास इख्तियार हो कि आप देख सकें कि किसने किसको वोट किया है, तो उस हद तक सीक्रेसी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। उस हद तक सीक्रेसी को आप हटा के देख सकते हैं। तो मेरी नज़र में
ऐसे एग्जाम्पल आप हैं, वैसे एस्टोनिया में, यूरोपियन ममालिक में भी एक दो जगह हैं जहां उन्होंने किया ये है कि जो बैलेटिंग आप करते हैं उसका एक कोड होता है, तो किसी को नहीं पता चल सकता कि किसको वोट किया है। उस हद तक एब्सोल्यूट सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। लेकिन अगर कोई करप्शन का मामला नजर आए सामने, तो उसका जो की है उस कोड को खोलने के लिए और ये पता करने के लिए किसने किसको वोट किया था, वो की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या किसी अदालत के पास हो सकती है। ठीक है। अच्छा, तो देखिए अली जफर साहब, ये बताएं कि इसमें तो फिर ये क्लियर हो गया ना कि सीक्रेसी नहीं रही। अब कल को परसों जब इलेक्शंस होंगे, अगर पीएमएलएन को वो वोट्स नहीं मिलेंगे, उतनी सीट्स नहीं मिलेंगी जो वो उसका ख्याल मिले और उस तनासुब में नहीं हो, तो पीएमएलएन कहेगी जी खोल के बताएं हमें, उनकी लीडरशिप कहेगी सेम इज द केस विद द गवर्नमेंट। तो इन अ सेंस वो तो कह रहे हैं ना कि फिर सीक्रेसी हतमी नहीं है, यानी कि फिर खोला जा सकता है। तो ये फिर बात तब्दील हो गई और ये आप कह रहे हैं कोर्ट ने एडवाइस किया या हतमी बात कही है? कोर्ट ने ये एडवाइस की है। कोर्ट की एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है तो कोर्ट डायरेक्शन तो नहीं दे सकता इस एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि आइन के तहत सारा इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखती है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन के मुताबिक कि वो अगर सीक्रेसी को हटाना चाहे स्टेज 2 पे, पहली स्टेज पे नहीं, पहली स्टेज पे तो उसने सीक्रेट ही रहना है, लेकिन अगर स्टेज 2 पे मसलन करप्शन का कोई इल्जाम लगता है और कोई सबूत है करप्शन का, तो उसको साबित करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो इलेक्शन कमीशन उसको देख सकता है फिर। अच्छा, तो ये तो अली ये बताएं, अगर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे कि नहीं, हम नहीं समझते कि ये जरूरी है और हमें करप्शन के लिए ये स्टेप उठाने की जरूरत, करप्शन को रोकने के लिए ये स्टेप उठाने की जरूरत है, मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसकी अपनी तशरीह करता है और कहता है कि नहीं, मुझे ये सीक्रेट बैलेट को सीक्रेट ही रखना है, मैंने इसको की बार कोड इस्तेमाल करके इसको खोलने की एक पॉसिबिलिटी नहीं रखनी, तो फिर मेरा ख्याल है कि वापस सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और उनसे फिर दोबारा उसकी वजाहत करनी पड़ेगी या डायरेक्शन सीक करना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपकी हदायत को नहीं मान रहा। ये बिफोर द इलेक्शन? जी, बिफोर द इलेक्शन। अब इलेक्शन में टाइम बड़ा कम रह गया है, इसीलिए आप देखिए कि हुकूमत का एक डेलीगेशन गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और उन्होंने यही बात की, यही रिक्वेस्ट की कि आप कर सकते हैं इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी के तहत ये थर्ड के इलेक्शन के लिए भी। तो अभी इतना टाइम नहीं होगा, अगर किसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती तो शायद इतना वक्त ना हो कि वापस सुप्रीम कोर्ट जाया जा सके। ये आपकी एडवाइस होगी अपनी गवर्नमेंट को? जी, मैं तो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ क्योंकि आज देखें, आज नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आप एडवाइस क्या दें अगर गवर्नमेंट आपसे पूछे तो? ऑब्वियसली और यू नो पार्टी मेंबर, सेनेटर। मैं तो मेरी एडवाइस तो यही होगी कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो फैसला है या एडवाइस है, क्योंकि कानून की तशरीह की गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी माननी चाहिए बात, और अगर नहीं मानती तो फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाती है हमारे पास या हुकूमत के पास, और वो ये है कि वापस सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और उनसे ये डायरेक्शन ली जाए। 3 मार्च के बाद या पहले? 3 मार्च से पहले ही जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली वो केस 3 मार्च से पहले समाप्त हो सकेगी कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जाना तो आपको पहले ही पड़ेगा, तब तक ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। जस्टिस शायक उस्मानी साहब, अभी आप सुन रहे थे अली जफर साहब से, हमने इसलिए पूछा बिकॉज हुकूमत की जो इस वक्त पोजीशन है जाहिर है उसकी अक्कासी इन्होंने की है, तो अली जफर साहब को लग रहा है कि जो जस्टिस के जो कोर्ट ने दिया है फैसला, जो ओपिनियन दी है, वो इन अ सेंस बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर? देखिए, पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हुई है ये आर्टिकल 186 के तहत हुई है, जो कि एडवाइजरी कैपेसिटी में है। यहाँ ये नहीं है कि एक तरफ से आया आदमी, एक दूसरी तरफ से आया और दोनों की आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया और वो फैसला बाइंडिंग हो जाता है। ये तो एक एडवाइस देनी थी सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट साहब को। पहले तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए भी नहीं था कि इसको अनाउंस करती, सुप्रीम कोर्ट को
चाहिए था कि ये वापस अपना जो फैसला है जो प्रेसिडेंट को भेज देती। ये चूंकि प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी थी, तो ये अब खैर सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर यही समझा, क्योंकि इतनी इस पे बातचीत हुई थी और इतनी प्रेस में बातें हो रही थी कि उन्होंने समझा कि शायद बेहतर यही है कि इसको अनाउंस कर दिया जाए। ये लेकिन एक चीज जो उन्होंने वाज़ेह तौर से कह दी है, और वो ये कह दी है कि इलेक्शन जो है, ये सेनेट के इलेक्शन जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है, उसके तहत है, और ये आर्टिकल 226 के मुताबिक होंगे। ये उन्होंने साफ बात कर दी। ठीक। और आर्टिकल 226 साफ कहता है कि हर इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है, वो इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होगा, सिवाय एक्सेप्शन उन्होंने बता दी, 2 एक्सेप्शन बताई उन्होंने, चीफ मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की। तो जब एक आइन में, एक शिप में एक्सेप्शन का जिक्र हो गया कि ये एक्सेप्शन यही है, तो इसके मतलब ये कि कोई और एक्सेप्शन उसमें इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती, तो कोई इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। अब ये जहां तक रहा, जो कि अभी मैं सुन रहा था अली जफर साहब की बात, और बाय द वे अली जफर साहब को मुबारक हो, उनका सेनेट में इलेक्शन जीतना बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये जो दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि करप्शन के लिए इलेक्शन कमीशन स्टेप्स ले सकता है। यकीनन ले सकता है, ये तो हमेशा ले सकता था, ये तो हमेशा, ये कोई नई चीज नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कही, हमेशा ले सकता था और हमेशा लेगा और लेना चाहिए। ये अलग बात है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, बजाय इसके बरक्स इंडिया का इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो हर दूसरी दफा जब भी इलेक्शन होते हैं तो दोबारा इलेक्शन करवा देते हैं। दोबारा हमारे इलेक्शन कमीशन का जो अब तक रोल रहा था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन बहरसूरत उनकी पावर्स हैं कि वो कोई स्टेप ले सकते हैं करप्शन को रोकने के लिए। अब करप्शन क्या है? देखिए, करप्शन यहाँ पर जो बताई जाती है, जो सियासतदान जो आपस में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि करप्शन ये है कि लोग पैसों से दबाव डाल करके लोग खरीदते हैं। अब ये चीज साबित करना कि पैसों से ये हुआ है कि नहीं हुआ, ये कुछ इतना आसान काम नहीं है। और ये अब वो जमाना भी गया जिस जमाने में कि नोट्स दिए जाते थे, अब और तरीके हो गए हैं पैसे देने के, वो चीज नहीं। अब ये कि क्या इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा स्टेप ले सकता है जिसमें कि ये जाहिर हो जाए कि किसने किसको वोट दिया है? अगर ये वो ले सकता है तो फिर तो वो आर्टिकल 226 की नफी हो जाती है। ठीक। और फिर तो वो जो सुप्रीम जी बिल्कुल एहसन जी, आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मुझे अगर आप थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा, मैं अशतर साहब के पास जाना चाहती हूँ और इरफान कादिर साहब के पास बिफोर वी गो टू द ब्रेक। अशतर साहब सब ये फरमा रहे हैं जज साहब के इट्स नॉट बाइंडिंग, वो कह रहे हैं कि ये बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी कैपेसिटी में है। और आप क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले तो मैं अली जफर साहब को आपकी तवज्जो से पूछूंगा कि अभी तक मिठाई क्यों नहीं आई। बहुत अच्छा काम हो गया, एक सेन वॉइस सेनेट में चली। बेशक जी। जहाँ तक बात है इनके इस्तेदलाल की कि ये एक बाइंडिंग सवाल है, शायद उस्मानी साहब ने बहुत खूबसूरती से बताया हमें, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एडवाइजरी फैसला नहीं है, ये तो फरीकैन के या 3 फरीकैन के दरमियान फैसला नहीं है। ये ओपिनियन प्रेसिडेंट ने मांगी थी और प्रेसिडेंट को चली जानी चाहिए थी। दिस इज नॉट ए पब्लिक प्रॉपर्टी अनलेस द प्रेसिडेंट वांटेड टू मेक इट ए पब्लिक प्रॉपर्टी। नेवरदलेस अब हमारे सामने आ गया है, मेरे सामने ये फैसला है। इसके अंदर अगर आप पेज 4 पे 6 में देखें तो वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी यूज करने की। वो कहते हैं required to take all available measures including utilizing technologies to fulfill these all constitutional duties. So ना तो एम्पावर किया है इसको इलेक्शन कमीशन को आइन ने उनको बहुत ज्यादा इख्तियारात दिए, यहाँ तक लिख दिया है। जी आवाज में कोई दिक्कत है अशतर साहब? वी विल कम बैक टू यू। माजरत के साथ आवाज़ क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। हम ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे। इरफान कादिर साहब, क्विक कमेंट बिफोर वी गो टू द ब्रेक। आप इस फैसले को और हुकूमत के रिस्पांस को कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि फैसले में जो क्वेश्चन उनके सामने था, जो सदर पाकिस्तान ने
रेफरेंस में क्वेश्चन रखा था वो सिर्फ एक ही था कि ये जो इलेक्शंस हैं सेनेट के, ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं या ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन के तहत होते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है कि ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। जो बाकी जो जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जहाँ पे कि उन्होंने रिलायंस प्लेस की है आर्टिकल 218 पे, आर्टिकल 220 पे, आर्टिकल 222 पे, और इलेक्शन कमीशन को कुछ अपनी राय देने की कोशिश की है, तो इलेक्शन कमीशन ने तो उनसे राय मांगी नहीं, सदर पाकिस्तान ने भी उनसे ये राय नहीं मांगी। तो वो जितने भी पैराग्राफ सब्सिक्वेंट हैं वो सारे इररेलेवेंट हैं क्योंकि उसका ताल्लुक ही नहीं है रेफरेंस से। और इन दी टू सम इट अप आई वुड से कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस किया है कि ऐसा कोई लीगल क्वेश्चन था ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के आंसर करने के लिए, क्योंकि उनके मुताबिक तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी क्लियर इन आर्टिकल 226। तो मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस याहिया अफरीदी का जो व्यू है वो बिल्कुल सही है, और सुप्रीम कोर्ट का व्यू जो है वो मेरे नज़दीक एज ए लीगल एक्सपर्ट वो सही नहीं है। जी, ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, गुफ्तगू को जारी रखते हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी होंगे, उनसे पूछेंगे तमाम पैनलिस्ट के व्यू के बाद गवर्नमेंट का व्यू क्या यही स्टैंड करेगा, और नेचुरली इलेक्शन कमीशन का फाइनल जो है वर्ड विल कम फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन के वो किस तरह से प्रोसीड करना चाहते हैं। आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात इस वक्त कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम आज एक ओपिनियन आया रेफरेंस पे जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने दायर किया था, उनको भेजा था। तो अली, आप सुन रहे थे अभी तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनका सबका ख्याल है कि एक तो ये बाइंडिंग नहीं है, बिकॉज जैसे शाइख उस्मानी साहब फरमा रहे थे 186 के तहत है और इट्स एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग, और दूसरा इरफान कादिर साहब का भी आपने सुना क्या कह रहे थे। तो फिर बात बनती है कि वापस जाए, अगर इलेक्शन कमीशन जो भी अपनी ओपिनियन देती है उस पे वापस जाए कोर्ट हुकूमत। जी, मेरी नजर में ये बाइंडिंग इस तरह तो नहीं होती कि कोई डायरेक्शन है। उस हद तक तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जब आप जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर वो बाइंडिंग नहीं होती, डिक्लेरेटरी नहीं होती, डायरेक्टरी नहीं होती, लेकिन वो तशरीह होती है कानून की, और वो जहाँ तक तशरीह है उस कानून की वो बाइंडिंग है तशरीह हर अदारे पे। तो मेरा बाइंडिंग से मकसद ये था। अब दूसरा इरफान कादिर साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, वो भी एक व्यू हो सकता है, और इस जो जजमेंट आई है क्योंकि इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, 2-3 तशरीह इसकी इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं। मैं जिस पे रिलाय कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पैराग्राफ में ये लिखा है, एक जजमेंट कोर्ट की है 1967 की, और उसके बाद उसमें ये लिखा है कि जो सीक्रेट बैलेट होता है, सीक्रेट बैलेटिंग का ये मतलब नहीं कि हमेशा के लिए वो सीक्रेट रहे। तो ये बात करने की क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट को। और उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर दोबारा कहा गया कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। तो ये जब दोनों चीजों को आप इकट्ठे पढ़ें तो इसका एक ही मतलब निकल सकता है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइन के तहत ड्यूटी है कि सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखते हुए, सारे माहौल को देखते हुए, हिस्ट्री को देखते हुए, तारीख को देखते हुए वो कोई ऐसा एक काम करे कि ये करप्शन खत्म हो जाए, और अगर उसके लिए उनको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके वोटिंग को एक तरह से वेल ऑफ सीक्रेसी जो है उसको अगर उठाने की भी जरूरत पड़े तो वो कर सके। मेरा ये इंटरप्रिटेशन है, ये तशरीह है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की। लेकिन जिस तरह आपने देखा कि आप 3 हमारे और वकला थे और उन सब की अपनी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, तो वो उसके रीजंस होते हैं हर एक के अपने अपने, लेकिन मेरा ये रीजन है ये इंटरप्रिटेशन के लिए। जी, इरफान कादिर साहब आपने सुना क्या कह रहे हैं अली ज़फ़र, और हमारे भी जहन में यह आया कि जो न्याज अहमद केस का जिक्र है, और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन बाइंडिंग है। नहीं, वो अली ज़फ़र साहब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में तो
बाइंडिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में ये फैसला ही नहीं किया, ये तो उन्होंने एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में किया। और दूसरी बात, वो जो जजमेंट कोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो कोई न्याज केस कोर्ट किया है 1967 का, वो तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ये जो आर्टिकल 226 पे नहीं है, बल्कि आर्टिकल 226 पे तो वसीम सज्जाद साहब की जजमेंट है। जो वसीम सज्जाद साहब का केस है, उसमें उन्होंने ये होल्ड किया था कि जब कुछ बैलेट पेपर पे कुछ मार्क्स वगैरह नज़र आए, कुछ इस तरह के कुछ निशानियां नज़र आई, तो वोट्स जो थे वो इनवैलिडेट हो गए थे। इस वजह से उसको क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया, वो ज़्यादा रेलेवेंट था। और फिर ये जो सीक्रेसी का इशू है, और ये जो इशू है, ये सीक्रेसी के अलावा दूसरा इशू करप्ट प्रैक्टिसेस का है, ये तो इशू रेज नहीं किया गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में। ये सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह ये सारा इस पे बात करनी शुरू कर दी। और जो इशू रेज किया गया है उस पर फिर मैं यही कहूँगा कि वो तो साफ लिखा हुआ है कि इट विल बी बाय अ सीक्रेट बैलेट ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए जस्टिस याहिया अफरीदी ने साफ तौर पे कह दिया है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसको कि हम आंसर करें, और इसीलिए हम कोई आंसर ही नहीं, कोई क्वेश्चन हमारे सामने हुकूमत लाई नहीं है जो कि लीगली रेलेवेंट हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट 186 में जिस पे डायलेट अपॉन करे या जिस पे अपने व्यूज़ दे। तो ये जो सारी चीज़ है वो बड़ी क्लियर है यहाँ है। और फिर इलेक्शन कमीशन को डिक्टेशन सुप्रीम कोर्ट या इवन सरमनाइजेशन अगर डायरेक्शन नहीं भी दी, तो अगर वो गाइडेंस भी देना चाह रहे हैं तो गाइड किस हैसियत में वो कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का ज़ैली इदारा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के ताबे या सबॉर्डिनेट नहीं है। और इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंटली कराना है, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे या सुप्रीम कोर्ट की यानी गाइडेंस के नीचे तो उन्होंने नहीं इलेक्शन कराना। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी एक्सरसाइज जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो की है ये इररेलेवेंट है। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने इसी तरफ इशारा किया और ठीक इशारा किया है। जजेस ने इतने दिन जो है इस चीज़ पे लगाए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि पब्लिक टाइम का ज़िया है, ये काश के ना किया जाता। जी जस्टिस शाइख उस्मानी साहब, ये जो बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन अगर मसलन अब तय अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये हो कि जी ठीक है आ गई है ऑब्जर्वेशन ओपिनियन आ गई है ऑनरेबल कोर्ट की, लेकिन आर्टिकल 218 के तहत जैसे अभी ये बयान कर रहे हैं इरफान कादिर साहब के, ये तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी। इफ द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स टू गो इट्स ओन रूट, और जो जैसे अभी अली जफर कह रहे हैं कि जी वो उनको जो इंटरप्रिटेशन है वो फॉलो करनी चाहिए, तो फिर क्या सूरत हाल बनती है? कैन द कोर्ट गो बैक एंड when another reference या question is raised with the court, जो कि अली जफर कह रहे हैं गवर्नमेंट करेगी, फिर क्या सिचुएशन बनती है? देखिए बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का काम यह है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, ये तो अपनी जगह पर है, ये कोई नई चीज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है, वो उनका काम है। अब अगर उस काम में अगर वो कोई ऐसा स्टेप लेते हैं जिससे कि सीक्रेट बैलेट जो है वो वायलेट होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया साफ कि इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत होंगे, तो अगर वो वायलेट होता है तो फिर वो इलेक्शन गलत हो जाएगा। फिर वो जो भी माजरत के साथ, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट जस्टिस साहब, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने उसी ऑब्जर्वेशन में ये भी कह दिया अगले पैराग्राफ में, ये जो यासीन वाला जो केस 1967 प्री कॉन्स्टिट्यूशन 73 कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने वो भी उसका जिक्र क्यों किया? अगर वो 226 की बात करते तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन लगती है। नहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगती। देखिए वो एक पहली बात है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उस जमाने में, 67 में कॉन्स्टिट्यूशन था, और सीक्रेसी जो है वो हतमी नहीं होती, यही चीज है ना। जी हाँ, न्याज अहमद केस वो तो यकीनी बात है। देखिए कोई भी इलेक्शन जो है वो उसकी सीक्रेसी हतमी नहीं हो सकती। 3-4 साल के बाद 5 साल के बाद अगर आप डिक्लेयर कर दें कि फलां ने उसको वोट किया है तो वो तो कर सकता है इंसान। तो मकसद ये है कि जिस वक्त इलेक्शन हो रहा है उस वक्त जो हर एक वोटर जो है वो अपनी सवाबदीद के तहत और अपने जो उसकी डिस्क्रेशन के तहत वो वोट दे सके और वो अपने कॉन्शियस के मुताबिक वोट दे सके। इस वजह से सीक्रेट बैलेट का नाम है। अगर उसमें कोई चीज गलती होती है, उसमें कोई इंटरफेरेंस होती है, तो वो आर्टिकल 226 से खिलाफ होगा, और इस वजह से जिससे मैंने पहले कहा था कि वो नफी होगी आर्टिकल 226 की।
ये जो अभी नुक्ता उठाया है हमारे पैनलिस्ट ने कि 73 के बाद के कोई केस क्यों नहीं कोट किया गया, ये 1967 का क्यों कोट किया गया है, उसमें लीगली कोई ये नुक्ता बनता है? जी जी बिल्कुल बनता है। और ये मुझे दूसरा केस मेरे ज़हन में नहीं है इस वक्त जो इरफान वसीम सज्जाद साहब का जी केस कह रहे थे, वो मेरे ज़हन में नहीं है। लेकिन बहरहाल 67 का जो उन्होंने कोट किया मेरे ख्याल में वो यहाँ लागू नहीं होता। और ये इस चीज़ से तो मैं इरफान कादर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है दे वेंट आउट ऑफ देयर वे टू से थिंग्स जो कि उनको नहीं कहना चाहिए थी। और ये मेरे ख्याल में उनको सिर्फ यही करना चाहिए था कि ठीक है आर्टिकल 226 में ये है और ये आप वापस लें, जो याहिया आफरीदी साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही फैसला था और यही करना चाहिए था उनको। अब चूंकि काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, लेकिन बासूरत एक चीज अपनी जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि इलेक्शन जो है वो आर्टिकल 226 के तहत होंगे और वो एब्सोल्युटली क्लियरली कहता है कि उसमें सीक्रेट बैलेट होगा। जी हाँ, क्लियर भी कहता है, लेकिन जो बाद में 67 केस का हवाला जो दिए वो क्लैरिटी को थोड़ा सा सली कर देता है, थोड़ा सा उसमें ग्रेज आ जाते हैं। बहरहाल हम आएंगे अशतर औसाफ साहब के पास और उनसे पूछेंगे कि ये क्या समझते हैं, आगे बात किस तरफ बढ़ेगी। ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। रेफरेंस पर बात करेंगे जिस पर कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दी है। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ साहब, उनसे हम पहले भी बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है हामिद खान साहब ने, उनसे भी पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। हामिद खान साहब, अभी हम अपने पैनल से पहले भी बात करे थे, जनरली एक ये भी बात सामने आई है कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शन लगाए जो ओपिनियन ऑनरेबल कोर्ट ने दिए, कुछ तजाद लगाए, क्योंकि एक पॉइंट पे ये बड़ी क्लियरली उसमें ओपिनियन में कहा गया है कि जी 226 के तहत इलेक्शन होंगे, आइन की जो शिक है जिसमें कि कहा गया है कि ऑब्वियसली सीक्रेट बैलेट। और फिर आगे जाके जो न्याज अहमद केस 1967 का रेफरेंस है जहां का हतमी नहीं है जो सीक्रेसी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें ओपिनियन में अफवाह भी है और जो है कंट्रडिक्शन भी है, तजादात भी हैं। और ये तो जब वो पूरी ओपिनियन देंगे, पूरा आपका जो ओपिनियन है डिटेल में, तभी क्लियर होगी। लेकिन इसमें जो आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 226 का इसमें जिक्र कोई नहीं। एक बहुत बड़ी जो कमजोरी इस ओपिनियन में है कि जो सबसे अहम इसमें शिक है आइन की 226 सीक्रेसी जो डील करती है, उसका जिक्र ही कोई नहीं है। और आर्टिकल्स का जिक्र है जो कि इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कराने के हवाले से हैं। 226 पर कोई वाज़ेह बात नहीं कहेगी, सिर्फ कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के तहत है। ये तो एक जनरल स्टेटमेंट दी है, तो अफहाम हैं और तजादात भी हैं। अच्छा, ये जो एक बात उन्होंने कर दी है सरसठ के एक जजमेंट की, वो उसमें बड़ी हद तक इससे कंफ्यूजन हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि वो जजमेंट मैंने देखी तो उसमें उसके बिल्कुल मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं। और दूसरी बात ये है कि उसमें एक्सेप्शनल सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि सीक्रेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। कोई शख्स अंधा है, कोई शख्स फिजिकली डिसेबल्ड है, उसको किसी की मदद की जरूरत है अपना वोट कास्ट करने के लिए। ऐसी सूरत हाल में आप किसी हद तक सीक्रेसी को जो है कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हामिद खान साहब, बहुत अहम बात कर रहे हैं आप, बहुत अहम बात कर रहे हैं आप। ये फरमा रहे हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सीक्रेसी बरकरार, वेरी एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सीक्रेसी जो है उसको साइड पे किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। यही वो जजमेंट ये कह रही है। उन्होंने जो जहाँ कहीं सीक्रेसी के बारे में कहा है कि उसको एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मकसद ये है कि आप किसी वोटर को उसके डिसेबल्ड होने या ब्लाइंड होने या कोई और अच्छी डिसेबिलिटी रखते हैं कि सूरत में आप उसको राइट ऑफ वोट या बैलेट का राइट जो है वो आप उससे नहीं दे सकते। वो गालिबन ज्यादा अहम है। राइट ऑफ वोट जो है या जो वोट का हक है वो ज्यादा अहम है सीक्रेसी की प्रोविजन से, तो इसलिए उसको कॉम्प्रोमाइज कर ले। लेकिन वोट
का हक उसे मत छीने। ये एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये जजमेंट दी गई है, और इसका यहाँ पर क्या एप्लीकेशन है ये कुछ समझ नहीं आ रही। हो सकता है जब ये सीधी फैसला देंगे, सीधी ओपिनियन देंगे तो उसमें शायद इसकी वजाहत करें, लेकिन अभी वजाहत मुझे ये नजर नहीं आ रही कि ये 67 की जजमेंट जो है उससे कोई फर्क पड़ता है। उससे कोई फर्क पड़ता है। अशतर साहब सब तो जो हम उस वक्त से बात करें तमाम पैनलिस्ट वगैरह से, अलावा अली जफर के जो कि हुकूमत का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे और अपना भी कह रहे थे कि वो जाएंगे, रिकमेंड करेंगे कि गवर्नमेंट कोर्ट में जाए, तो ये सवाल है कि लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात मुमकिन है कि अगर इलेक्शन कमीशन कहे कि जी ठीक है हम वी आर गोइंग टू गो अहेड सीक्रेट बैलेट के साथ, तो क्लैरिफिकेशन के लिए वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएं? बिल्कुल भी नहीं। अव्वल तो ये रेफरेंस आना नहीं चाहिए था, और इसमें कोई अभाम अगर होता तो बात थी। हामिद खान साहब ने कुछ और जगहों पे भी ये बात की और मैंने वो नोटिस किया कि ये कोई सवाल ऐसा नहीं था जिसको आप सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाए। लेकिन एक और पहलू है विच इज़ वेरी इंट्रीगिंग, वो ये है कि ओपिनियन मांगी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट का फिर फुल कोर्ट बैठे और फिर वो ओपिनियन रेंडर करे। इट इज़ नॉट ए बेंच, बिकॉज बाकी जगहों पे आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने हुए हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ डिसाइडिंग एडवर्सरी जुरिस्डिक्शन। इवन जो बाकी जुरिस्डिक्शंस हैं उसमें भी रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात है और उसमें 186 में सब्जेक्ट टू द रूल्स नहीं है, सब्जेक्ट टू द लॉ नहीं है। ठीक। सो मेरी राय में तो सारी कोर्ट को बैठ के इसको देखना चाहिए। दूसरी बात ये कि मैंने भी जिस तरह हामिद खान साहब ने देखा, ये जजमेंट है मेरे पास 67 की, इस जजमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सीक्रेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती की जा सकती। दो बातें बड़ी क्लियर हैं। एक आदमी जो कि नाबीना है वो जब किसी की असिस्टेंस के साथ जाके वोट देता है तो जाहिर है उसकी सीक्रेसी नहीं है, और उसका जो फंडामेंटल राइट है वोट देने का वो इसलिए उसे छीन नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि सीक्रेसी को आपने रखना है। दूसरी बात कि जहां पे आप किसी का वोट जो है वो खुद इस्तेमाल कर लें, इम्पर्सनेट करें, तो वहां पे फिर वोट टेंडर होता है, वो एक अलग जगह रखा जाता है, उस पर आपका नाम दिया जाता है और जिसके हक में आपने वोट देना है, और अल्टीमेटली जब कोई पिटिशन वगैरह है या इस तरह की कोई बात हो तो उसको काउंटिंग में किया जाएगा। तो व्हाट दे आर सेइंग इज इन दिस जजमेंट 67 की, जिसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है 226 से, और वो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो अब देखेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को अपनी जो डिटेल रीजनिंग है उसमें कैसे लेके आते हैं। हामिद खान साहब, अभी हमें अली जफर साहब बता रहे थे कि हम जाएंगे और उन्होंने कहा हम रिकमेंड करेंगे, मैं एडवाइस करूंगा हुकूमत को कि गो बैक टू द सुप्रीम कोर्ट टू गेट क्लैरिटी, अगर यानी कि इलेक्शन कमीशन ने उसको मुख्तलिफ तरीके से देखा उससे कि जो कि हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि जी इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, बार कोड इस्तेमाल करें एक्सेट्रा, तो ऐसा प्रेसिडेंट है कि यू कैन गो बैक टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर क्लैरिटी। आप क्या एडवाइस करते हैं हुकूमत को? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जरूरत है। दूसरी बात ये ओपिनियन है, ये कोई वर्डिक्ट नहीं है, और इस सूरत में जो बात उन्होंने अपने ओपिनियन में दी है इसको अपने ईसीपी का पूरा हक है कि वो उसको मुनासिब तरीके से पढ़े, उसकी तशरीह करे और उसके मुताबिक एक्ट करे। तो ये बात तो अल्टीमेटली ईसीपी पर ही छोड़ दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी थोड़ी सी राय देने के बाद, और उसमें भी ये बात नहीं की कि सीक्रेट जो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है ये नहीं कही, बल्कि जहां उन्होंने पहला शिक में कहा है कि जी जो है ये आइन के तहत है, तो उसका मतलब है कि फिर आर्टिकल 226 भी अप्लाई कर रहा, आर्टिकल 59 भी अप्लाई कर रहा। तो इन सूरत हाल में कोई गुंजाइश नहीं है कि सीक्रेसी जो है उसको अनडू किया जाए। सीक्रेसी मैं समझता हूँ उन्होंने अपहोल्ड ही किया कि बैलेट सीक्रेट बैलेट ही हो सकती। जो जहाँ तक एब्सोल्यूट सीक्रेसी की बात की है अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, वो एक और बात है, वो समझ में आता है।
हो, तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि वहाँ जब दो चीजें सामने हों, एक तरफ किसी वोटर का राइट ऑफ वोट और दूसरी तरफ सीक्रेसी, तो शायद राइट ऑफ वोट इतना अहम होता है कि वो आउटवे करेगा। अच्छा, बट हामिद साहब वो तो बड़ा फर्क है। दिस इज, वो आपने फरमाया ना, वोट वर्सेस सीक्रेसी, ये है करप्शन वर्सेस सीक्रेसी, यानी कि वो करें करप्शन को किसी तरीके से आप टैकल करें, सीक्रेसी को साइड पे रख के। ये तो हुकूमत का मौक़िफ़ नजर आ रहा है, जो कि आप फरमा रहे हैं कि कोर्ट की ओपिनियन में नहीं है। हाँ, दूसरे देश में नहीं है, उसमें कहीं पर करप्शन का एलिमेंट नहीं बना है कि जिससे कॉम्प्रोमाइज हो। वहाँ एक बड़ी प्रैक्टिकल साइड बात की है, फिजिकल डिसेबिलिटी की, ब्लाइंडनेस की, ये बात की है, वो तो समझ में आती है, दुरुस्त है। लेकिन ये करप्शन का मामला तो ईसीपी के पास बहुत इख्तियारात हैं कि करप्शन को डील कर सके और उन केसेस को अदालतों के सामने अपने सामने लेके आए। तो ये करप्शन सफिशिएंट नहीं है सीक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करने के। ठीक है जी, और ये तो बात बड़ी क्लियर है नाज़रीन। अभी भी जो खबर आई है कि खुर्रम शेर जमान जो पीटीआई के लीडर हैं सिंध के, उन्होंने तो कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा हमारे 3 जो हैं एमपीएस वो अगवा हो गए हैं और वो मिल नहीं रही, 3 कुछ कल रात से नहीं मिल रहे। तो ये लगता ये है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का, ये विदाउट एक्साइटमेंट और एडवेंचर नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जो भी हो, कानून के दायरे कार में रह के वो यही सब चाहते हैं। और ये मानना पड़ेगा कि यकीनन पैसा चलता है और पैसा चलता रहा है सेनेट के इलेक्शंस में, और ये कि तमाम पार्टीज ये मानी है कि ये चलता रहा है। उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, महीनों में ये इलेक्शन रिफॉर्म्स का हिस्सा बनेगा और ये ख़त्म होगा। लेकिन फिल वक्त दिखाई यही दे रहा है कि सीक्रेट बैलेट से होगा और जो जूम का तू रहेगा जो सिस्टम है वोटिंग का फिल वक्त। हमारी तरफ से आज इतना ही नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।